उसके लिए टेंशन मत लो आप। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना आगे। नॉमेनक्लेचर्स आपको एक दो और भी करवाऊंगे, भी आते ना वो तो मैं बाकी साथ में प्रैक्टिस करवाती। एक दिन सिर्फ नॉमेनक्लेचर ही करेंगे आधे घंटे की क्लास में। हेडिंग डाल लो शिव आप भी, आइसोमेरिज्म। आपको उस दिन मैं थोड़ा सा पढ़ा रही थी ना, लीवो डेक्स्ट्रो ऐसी चीज़ें आपने भी पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स में, एनेंशियोमर्स या मिरर इमेज जो फॉर्म होती है वो वाली। तो यहाँ पे वही चीज़ें हमारी सेम आएगी। तो हेडिंग है आपके आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो हम आइसोमेरिज्म किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, जैसे कि छोटी क्लास में आप लोग जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ के आ गए हो, फॉर्मूला सेम है, C4H10 है। ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है ना, ब्यूटेन को चाहे तो मैं ऐसे लिख दूँ या तो मैं ब्यूटेन को ऐसे फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंट दिख रहा है ना। तो आइसोमर्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जिनका फॉर्मूला सेम होगा। ये अब पहले तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाते थे, अब 12th में आप लोग आ गए हो तो 12th में आपको ज्योमेट्री के बारे में भी बताएंगे कि मतलब वो सिस स्ट्रक्चर बनाएगा या ट्रांस बनाएगा। आपको बताया था सिस कि अगर कोई भी चीज़ अगर बीच में है, अगर दोनों सामने सामने आ जाती है, ये आपका C या D कह लो, या कोई स्ट्रक्चर आपका ऐसे दोनों आर्म्स पे आ जाते हैं, तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर सिस है और कौन सा स्ट्रक्चर ट्रांस है? कौन बताएगा? सिस और ट्रांस आपको तो उसने बता के भेजा था, बोलो। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है ना। तो जब भी कॉर्नर कॉर्नर पे कोई चीज़ आएगी, सेम चीज़ अगर आएगी तो हमेशा याद रखना क्या होती है? ट्रांस होती है। और सिस्टर है, दोनों एक ही साइड आए हुए हैं, तो ये क्या हो जाता है? हमारा सिस स्ट्रक्चर हो जाता है। एक ट्रांस और एक सिस। तो मतलब इस आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। जिसमें सिस ट्रांस बढ़ेगा उसको ज्योमेट्रिकल, बाकी क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। आइसोमेरिज्म की क्या होती है? कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला समझते हो ना, वही C4H10 वाली बात करेगी, हो रहा है। कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयंस लिख सकते हो। अब ये फर्दर लिखो कि ये दो टाइप की होती हैं, ये फर्दर दो टाइप की होंगी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या तो स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स। अब इनके बारे में बताते क्या कर दिया टाइप आपने डिफरेंशिएट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। इसके अंदर आप यहीं पे शॉर्ट में अपना छोटा सा बना के लिख सकते हो या किसमें क्या होंगे? स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट, और आपका फॉर्मूला क्या होगा? सेम, फॉर्मूला सेम होगा। क्लास का पता नहीं था श्रेयस, क्या गया? सो गए थे, ठीक है। अभी स्टार्ट किया, अभी जस्ट ही स्टार्ट किया, वेट कर रही थी मैं। अभी आइसोमर स्टार्ट किया है, नेमिंग किए थे उसके अंदर। नेमिंग आइसोमर्स का मतलब समझते हो? जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर दूसरे टाइप का होता है। तो आइसोमर्स के पास दो लाइन की डेफिनेशन लिखा है, दो लाइनें आप छोड़ देना। दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चर का मतलब इसमें फॉर्मूला सेम, जैसे भी ब्यूटेन वाला एग्जांपल आप लोग को मैंने दिया था। और उसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। इसी में बनेगा, इसमें लिखो ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। जिसने बायोमॉलिक्यूल पढ़ी है उसको पता होगा, हेलो एल्केन सब में भी था। ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनेंगे। या शिव आपको याद होगा, लीवो और डेक्स्ट्रो पढ़ा के भेजा था मैंने आपको। इसके अंदर और L या D वाले स्ट्रक्चर भी बनते हैं, मतलब लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अपन याद है ना आपको? लीवो आपको याद है, लीवो और
डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले। तो इसके अंदर आज पूरा का पूरा हमने थ्योरी वाला ही पढ़ना, आज कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, और इसमें हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखना है। उस दिन नाम लिखना सीख के गए थे और आज आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सीखना जाना है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब स्ट्रक्चर आइसोमर्स का पहला पार्ट लिखो। आप लोग तो पॉइंट बना के आपको डेफिनेशन वगैरह भी लिखूंगी। स्ट्रक्चर का पहला पार्ट, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इनकी डेफिनेशन पहले लिखाती हूँ फिर समझाती हूँ क्या होता है। आयोनाइजेशन में लिखो, अकर्स व्हेन आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड, occurs when ions inside and outside the coordination sphere, inside and outside the coordination sphere exchange place के बाद कॉमा, giving different ions in the solution, giving different exchange place फिर कॉमा लगा के, गिविंग डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन, गिविंग डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। ये लिख लिया, टफ लैंग्वेज तो लिख ली, शायद किसी को समझ नहीं आई होगी। आयनाइजेशन समझते हो, छोटी क्लास में पढ़ते थे कि इसके ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं है, पर जैसे ही इसको मैं पानी के अंदर डाल दूंगी, पानी के अंदर डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसा होता था। ये बचपन में पढ़ते थे हम। तो यहाँ पे भी कुछ हमने पढ़ना है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब इसमें एक चीज़ तो फिक्स है कि स्ट्रक्चर अलग होने वाला है और फॉर्मूला सेम रहने वाला है। तो हिंदी में इसका मतलब होगा कि पानी में जाने के बाद जब कोई भी कंपाउंड, अभी कोई एग्जांपल लिखती हूँ, कोई भी कंपाउंड अपने आयंस मतलब लीगेंड और जो सेंटर मेटल एटम होता है ना, या काउंटर आयन, उसकी जगह बदल देते हैं बस। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल मैं लिखते रहती हूँ आपको और बीच में कुछ भी कंपाउंड दे दिया और बाहर कोई काउंटर आयन लगा दिया, ऐसे करते होते हैं हम हमेशा। तो हमेशा याद रखना, लीगेंड या जो काउंटर आयन है उनका पोजीशन आपस में क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा कोई चार्ज रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसके ऊपर भी कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो आयनाइजेशन का मतलब हो गया, पानी में जाने के बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लीगेंड और काउंटर आयन अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। कोई एग्जाम्पल लिखो आप लोग, कोबाल्ट वाली। मोस्टली एग्जाम्पल्स मैंने आपके एनसीईआरटी से ही लिए हैं। डिफरेंस देखेंगे हम इसके अंदर। कह रहा है CONH3 BrSO4, दूसरा है एंड CONH3 फिर Br। अब इस दोनों में आप देख सकते हो कंपाउंड आपको या एलिमेंट जो भी हैं वो दोनों में सेम लगा होगा, बस पोजीशंस आपको क्या दिख रही होंगी, अलग अलग दिख रहे होंगे। मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, दोनों में कोबाल्ट कितना दिख रहा है, एक कोबाल्ट है दोनों के अंदर। NH3 का भी 5 वाला ये भी सेम है, सल्फेट भी है और ब्रोमाइड भी, ब्रोमीन भी है इसके साथ, मतलब सारे के सारे चीज़ें सेम है। तो अब आपने इसमें देखना क्या है, जैसे ही ये पानी में जाएगा, ये वाला पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव। बनाओ, लिखो ज़रा साथ के साथ फटाफट, खुद से बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। Br ब्रोमीन का +28 होता है, 28 या 35 होता है, तो इसके ऊपर ये चार्ज होगा, और ये SO4 टूट के 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। आयनाइजेशन करेंगे तो ये भी सेम, NH3 SO4 प्लस आ जाएगा पूरा का पूरा, और Br माइनस आ जाएगा। इसमें बस यही याद रखना ना आपका कि जो लीगेंड अंदर और काउंटर आयन है ना, इनकी ही एक्सचेंज होती है आयनाइजेशन में। और अभी कोई चार्ज नहीं दिख रहा था क्योंकि आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था कि काउंटर आयन ओवरऑल कंपाउंड के चार्ज को बैलेंस करने के लिए या स्टेबल करने के लिए होता है हमारे पास। क्लियर है ना।
तो अब बस आयनाइजेशन आइसोमर्स में यही याद रखना कि लिगेंड और जो हमारा काउंटर आयन है उसमें एक्सचेंज होता है। पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। और बस उधर देख लो, फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिकुलर फार्मूला, बट जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी तो अलग बनेगा। लिगेंड्स के साथ किसको लगाऊंगी, इसको लगाऊंगी, उस वाले में SO4 लग रहा होगा। सेकेंड लिखते हैं सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। दूसरे वाले का नाम है सॉल्वेट और इसको हाइड्रेट भी बोलते हैं। सॉल्वेट का मतलब क्या होता है वैसे, पानी होता है। इसका डेफिनेशन लिखो, अकर्स व्हेन वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स occurs when water or solvent molecules are present either inside the coordination sphere or outside the coordination sphere. Repeat कर रही हूँ, occurs when water or solvent molecule are present either inside the coordination sphere or outside as water of crystallization, पहले इसके एग्जाम्पल लिखूंगी फिर समझाती हूँ कि इसमें क्या होगा। आगे कर रहे हैं देवेंद्र, हम आइसोमर्स कर रहे हैं। स्कूल में भी सेम चैप्टर चल रहा है क्या? तो फिर आपने कब पढ़ा था उसकी नॉमेनक्लेचर्स कब पढ़े थे आपने? जाते ही नहीं हो, छुट्टी मार के रखते हो। आपके स्कूल में शिफ्ट क्या चल रहा है? यही चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है, चलो ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल लिखती हूँ पहले। और श्रेयस आपके स्कूल में सॉल्यूशन स्टार्ट किया उन्होंने, चलो वो तो फिर अभी आता होगा ना आपको। न्यूमेरिकल करना अगर वो करवाते हैं साथ के साथ तो। पहले ये 3 एग्जाम्पल्स है, तीनों एग्जाम्पल सॉल्वेट, ये इसका मतलब मैंने क्या बता दिया, क्या होता है, वाटर होता है या पानी कह सकते हो आप। सॉल्वेट या हाइड्रेट का मतलब ही पानी होगा। आइसोमर्स आपको पता होगा, जिसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, सेम मॉलिकुलर फार्मूला होता है, उसी के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। अभी हम सेकेंड टाइप पे आए हैं, सॉल्वेट वाले पे या आइसोमर्स वाले पे। अब इसमें देख लो, इसमें कितना है, वाटर कितना है, यहाँ पे 6 दिख रहा है आपको, ठीक है। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, गलत बना दिया था मैंने उसको, ठीक है। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है। बाहर क्या है, एक भी नहीं है, अंदर 5, बाहर 1 है, और इधर कितना है, 4 और 2 है। मतलब हर जगह वाटर आपको कितना दिख रहा है, 6 का 6 दिख रहा है सारे के सारे केसेस में। तो सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं कि अगर इनको पानी में हम डालेंगे, जैसे पानी में डालते हैं, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन के कुछ फॉर्म्स में बाहर आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी थी, एक बार अपनी कॉपी में देखो, डेफिनेशन वापस से पढ़ के, अकर्स व्हेन वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, कहाँ पे, ईदर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जो इसके अंदर, ये ऐसे आइसोमर्स है जिनके अंदर पानी होना मैंडेटरी है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो पानी कहाँ रह सकता है, ईदर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, या आपको कुछ ना कुछ, इसमें कितना है, 1 है तो 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स। पहले वाले में लीगेंट और काउंटर आयन में पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज था, दूसरे वाले में आपको दिख रहा होगा कि पानी का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में बाहर या अंदर चला जाएगा। लग रहा है पता आपको? जरा मैं नहीं लग रहा, श्रेयस आपको देवेंद्र लगेगा पता क्या किया हमने? एग्जाम्पल लिख लो आप, एक वाला लिख लिया, लगने से थक गया, नहीं लिखना, लिख लिया। थर्ड लिखेंगे हम लिंकेज आइसोमर। 4 टाइप के होते हैं, अब हम थर्ड पे आ गए,
लिंकेज आइसोमर्स। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर, इस 4 के बाद हमारा स्ट्रक्चर बनाने वाला काम आ जाएगा, फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लिखने वाला काम खत्म हो जाएगा। लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखिए, एम्बिडेंट लिगेंड्स, एम्बिडेंट लिगेंड्स ब्रैकेट में लिखो, दोज कैन बाइंड थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स। याद है ना एम्बिडेंट, जो 2 जगह से बाइंड कर सकते हैं, 2 अटैकिंग साइट बना लेते हैं। लिगेंड्स, दोज कैन बाइंड थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स, ब्रैकेट क्लोज कर लो, दोज के बाद, दोज और एटम्स के बाद, बाउंड थ्रू डिफरेंट डोनर एटम्स, बाउंड थ्रू डिफरेंट डोनर एटम्स। इसका मतलब होता है लिंकेज आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें लिगेंड्स किस टाइप के होंगे, एम्बिडेंट नेचर के होंगे। एम्बिडेंट आपको पता होना चाहिए जिसके पास एक बार में 2 अटैकिंग साइट होती हैं, ठीक है। तो 2 अटैकिंग साइट होती है तो ये ऐसे फॉर्मूला या ऐसा साइट बनाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले, जैसे कि हमारे पास EN वाला भी था, अगर COOH वाले में, तो अगर कार्बन यहाँ पे COOH के साथ लगा हुआ है, ठीक है, इसके पास अगर मान लो अटैकिंग साइट है तो यहाँ पे ये OHO ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। एक तो H के पास लग गया है, एक O के पास लग गया है, तो दोनों क्या कर सकता है, एक बार में ही अटैक कर सकता है। तो लिंकेज आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड्स अलग अलग अटैकिंग साइट से बाइंड होते हैं। आज का काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है थ्योरी है, तो इसके भी एग्जाम्पल बनाओ एक। मेरे कोई अच्छा एग्जाम्पल देखो, मैंने 2 लिखे, समय NCERT में तो ये लिखा CONH3 होल ट्वाइस वाला, ये मैंने फालतू का रब कर दिया। CONH3 होल 5 NO2 Cl2, ये क्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है, O के NO2 के साथ लगा हुआ है। दूसरे केस में कह रहा है CONH3 होल 5 ONO, दूसरा लगा हुआ है ONO के साथ, एक ये है एक ये, दोनों अलग अलग पोजीशंस पे जुड़े हुए हैं। फॉर्मूला सेम है लेकिन लिगेंड अलग अलग अटैकिंग साइट से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ मेन याद रखनी है। फॉर्मूला सेम है दोनों का, फॉर्मूला इसको मैं लिख सकती थी ना NO2, इसको मतलब फॉर्मूला सेम है लेकिन जो हमारा एम्बिडेंट लिगेंड है वो एक में दूसरे के साथ पोजीशन पे कनेक्ट है, दूसरे में दूसरे पोजीशंस के साथ कनेक्ट है। जब स्ट्रक्चर बनेगा तो दूसरा बन जाएगा। लास्ट लिखने वाला हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, इसकी भी डेफिनेशन लिख लो पहले। अकर्स इन कंपाउंड्स, अकर्स इन कंपाउंड्स where both cation and anion, where both cation and anion are complex ions, occurs in compounds where both cation and anions are complex ions and ligands can be exchanged between them, and ligands can be exchanged between them। हमेशा एक अगर तो भी हम कुछ लिखते थे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर उसका ओवरऑल चार्ज प्लस था या कुछ भी था तो उसको स्टेबल करने के लिए साथ में एक काउंटर आयन लगता था, जो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, लगाते थे कि नहीं लगाते थे काउंटर आयन। तो कह रहे कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें बाहर काउंटर आयन की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर इस पे -2 का चार्ज है तो इसको स्टेबल करने के लिए कोई काउंटर आयन Cl2 लगा दिया हमने, पर इस बार काउंटर आयन नहीं लगेगा, इस बार ऐसा ही कोई कोऑर्डिनेशन, अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ऐसा मैं कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखूंगी जिसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स उन आइसोमर्स को कहते हैं जिसमें
कैटायन और अनायन ही एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, स्टेबल करने वाले हैं, और उनके बीच में इंटर एक्सचेंज होगा सेंट्रल मेटल एटम का। तो उसका भी एग्जांपल लिखते हैं, CONH3 होल 6, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बस लिखो होल 6, काफ़ी इजी है ये तो, होल 6। फिर उसके बाद CrCN होल 6, ये दोनों ने एक कैटायन है एक एनायन है। कोई ऐसा एग्जाम्पल, और दूसरा लिखेंगे हम CrNH3 होल 6 ब्रैकेट और COCN होल 6। अब इसमें इंटरचेंज देखो कहाँ कहाँ हुआ है, दिख रहा है क्लियर आपको, ये सेम है ये भी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये Cr इसके पास आ गया है और ये CO, मैंने उधर लिखना चाहिए था मुझे, ये CO आपका यहाँ आ गया है, दोनों एक ही एग्जाम्पल है। तो कोऑर्डिनेशन वाले में सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो एक्सचेंज हो गया, और इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसके साथ काउंटर आयन नहीं लगा होगा, ये पूरा का पूरा एक कैटायन एक एनायन लगा हुआ होता है। तो इस ऐसे टाइप को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, और जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इसमें से, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में से आपके अभी तक एक भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेबल और लिंकेज आइसोमर्स का पूछा गया है, इसमें से आपके कोई भी नहीं है। लिख लो एग्जाम्पल तो लिख लो, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे सारे, हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल में सबसे पहले सिस और ट्रांस, तो हेडिंग डाल लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसमें हमें स्ट्रक्चर बनाना है। अब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। बनाना आता है देवेंद्र, सिस और आई। इसके अंदर लिख लो हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्री। इसमें क्या यूज़ किया था आपने टर्म, देखो इसमें स्ट्रक्चर लिख के आओगे डेफिनेशन में, और इसमें ज्योमेट्री लिखोगे, ठीक है। ये लाइन तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसमें ज्योमेट्री डिफरेंस। लिखो ज्योमेट्री, GEOMETRY वाली ज्योमेट्री डिफरेंस। पूरी की पूरी ज्योमेट्री इसके अंदर डिफरेंस होती है। अब हम दो कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े थे निकालने को, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 12th में आपको सिर्फ वही पढ़ना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा था आप लोगों ने, तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले पढ़ने। अगर पुराना नहीं पढ़ रहे होगे तो सब भूल चुके होगे। कौन कौन पढ़ रहा है घर पे, सब पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे सिर्फ, क्यों? आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना, इधर आप दोनों ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये निकला ना दिमाग से, फिर नहीं आना समझ, फिर दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा आपको। सिर्फ पढ़ना है घर पे, ठीक है। टाइप 1 जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं। काउंटिंग सिखाई थी आपको कैसे करनी है स्टार्टिंग में। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है ना, तो आपको VBT इसी चैप्टर में आगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले दिन वाले में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो क्लास 11th में भी आपने हल्की हल्की पढ़ी होगी, जिसमें आपको स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिडल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल, हाँ जी ऑक्टाहेड्रल वगैरह क्या होता है। 11th में कितना दिमाग ख़राब हुआ था उस चैप्टर में हमारा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसमें आपको VPT के अकॉर्डिंग अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो स्ट्रक्चर आपके 2 टाइप के बन सकते हैं। ये आप साइड में लिख सकते हो, ये हम दोबारा 12th में करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। जिन बच्चों ने 11th में किया है उनको पता होगा। तो ये बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लिख लो आप थोड़ा सा, जिनको नहीं, टेट्राहेड्रल बनाएगा, और स्क्वायर प्लेनर बनाता है। पिरामिडल प्लेनर बनेगा ना,
स्क्वायर प्लेनर। पर जो टेट्राहेड्रल होता है वो सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करता है, ज्योमेट्रिकल वाले पे नहीं काम करेगा। तो इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये ऑप्टिकल, ये सिस और ट्रांस दे सकता है। तो हम इसी की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पे काम नहीं करेगा। मेटल लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, इसको पहचानना होता होगा, ये तो पहचान लोगे सिर्फ कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है और उसका लिगेंड्स कौन कौन सा आता है। अगर मैं बोलूँ M क्या है, कोई एक सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ A2 और B2 कोई लिगेंड जुड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, दिख रहा है ना, लिगेंड जितना 4 हो गया, तो 4 वाले का हमें बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या बनाना है, स्क्वायर प्लेनर की बात करी है ना, तो सबसे पहले चुपचाप से हमने स्क्वायर बना लेना है। तो चलिए बनाते हैं स्क्वायर, 2 स्क्वायर बनाया करेंगे। जब भी आपको ऐसे देगा तो आपने चुपचाप से 2 स्क्वायर बना लेने हैं, क्योंकि हमें सिस और ट्रांस दोनों ही स्ट्रक्चर पढ़ना है। बीच में क्या डालेंगे, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम, तो बीच में हम क्या लिख देंगे, M। एक स्ट्रक्चर सिस बनाना है, एक ट्रांस बनाना है। अभी आपको बताया था कि दोनों अगर लेटर सेम साइड पे आ जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, सिस वाला। अगर क्रॉस क्रॉस होता है तो वो क्या होगा, ट्रांस होता है। तो चलो बनाओ ज़रा, ट्रांस बनाओ पहला वाला, कोशिश करके देखो कॉपी में, ट्रांस, और इसको सिस बनाना है। बनाइए, A B दोनों दिख रहे हैं आपको, कॉर्नर कॉर्नर पे, यहाँ पे A आ जाएगा और B आ जाएगा। आता है ना दिलेंदर आपको ये स्ट्रक्चर, कि भूल चुके हो, पहुँचा दिया तुमने, ख़त्म कर दिया, ये कहाँ तक रह गया, पीछे आया डाउट इकट्ठा आया इसमें अभी, कौन सा वाला, इनेट वाले में, ठीक है बताओ। H बना दिया इसने बीच में, M मैंने दिया सेंट्रल मेटल एटम। लगा श्रेयस पता क्या हुआ इसमें, ये जब दोनों कॉर्नर पे होंगे ना तो हमेशा ट्रांस T बनेगा हमारा, साथ साथ होंगे तो सिस बनाएंगे। ये चीज़ बस बांध के रखनी है, लग जाएगा ना पता। पूछो, फैन ऑफ कर दो, कर देती हूँ। चलो टाइप 2 बनाते हैं, जहाँ पे A2 है और B और C है, कोई A2 ही रहेगा, 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड आ जाएंगे, B और C भी आ जाएंगे। तो इसको बना के देखते हैं, इसका भी सिस और ट्रांस बनाएंगे सेम वैसे। टाइप 2 लिख लेना, टाइप 2 में मतलब एक कोई लिगेंड 2 टाइप का होगा, और ये भी 4 है ना, 2 3 4, ठीक है। तो अब इन चारों को हमें बनाना है। तो अभी आपको सिखा तो दिया है कि ट्रांस वाले में चुपचाप से बस ना A को क्या करना, कॉर्नर पे बैठा देंगे सारे, B और C को कहीं पे भी लगा दो, कोई मतलब नहीं है। सिस वाले में जो चीज़ कॉमन है, B और C को तो रख नहीं सकते, तो A और A यहाँ रख देते हैं, B और C कहीं पे भी बना देंगे हम, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पेपर में आएगा, इसकी जगह बस कोई कंपाउंड लिख के आपको देंगे। बोलो तो मैं भी ZnCl2 H2O NH3 कुछ भी ऐसे हम लिख सकते हैं इसके कंपाउंड। लग रहा है मुझे कैसे बनाना है। हमेशा याद रखो, रिलेटिव T ट्रांसवर्स होएगा, बस 2 चीज़ें सेम यहाँ होनी मैंडेटरी है। थर्ड टाइप बनाते हैं, जहाँ पे चारों लिगेंड अलग हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में 2 सेम थे, तीसरे वाले में 2 सेम 2 अलग थे, तीसरे केस में हमारे चारों लिगेंड कर देते हैं अलग। तो यहाँ पे बस इसके बाद हम ABCD कर देते हैं, चारों के चारों लिगेंड ही हमारे अलग हो गए। तो चारों लिगेंड अलग हो गए, तो इसमें 2 डब्बे की जगह हमारे पास 3 डब्बा बनेगा, 2 की जगह हमारे पास 3 बॉक्सेस बनेंगे इसके अंदर। इसको बनाने का एक रूल होगा, जहाँ पे आपको बोलेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, और उस कंपाउंड में आप पहचान जाओगे कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो भाई चारों के चारों अलग लगे हुए हैं, ठीक है। तो चारों लगे हुए अलग, तो बस ध्यान रखना, एक बार A यहाँ लिखोगे, ठीक है, तो A के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, ठीक है। फिर एक के बाद A के साथ क्या आना चाहिए, C,
और ए के साथ क्या आना चाहिए, डी। ये रूल फिक्स है कि ट्रांसफॉर्म में पहले इनमें से ए लेने का मन नहीं था आपका पहले, तो कोई भी पहले ले लेते, बी सी डी कोई भी आप यहाँ पे लिगेंड ले सकते थे, और उसके साथ पहले कॉर्नर पे आपको जो बाकी लिगेंड्स हैं उसको लिख देना है। वो चीज़ें आप लिख दोगे, इसके बाद जो बच गया सब में वो उसके नाम पूरा कर दो, कहीं पे भी लिख दो। इसमें क्या सी लिख दो, डी लिख दो, इसमें आपको क्या लिख दोगे, बी लिख दो, डी लिख दो, इसमें क्या रह गया, बी और सी रह गया, ये तो लगाना ही है। इसमें सिस और ट्रांस नहीं करना है, आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, नो सिस एंड ट्रांस। जहाँ पे चारों कोऑर्डिनेशन अलग होते हैं उसमें हमें सिस और ट्रांस बनाने की देखना ही नहीं। सिस और ट्रांस ना बनाने का रीज़न अगर पूछे तो आपको क्या दो चीज़ें, दो आर्म्स पे क्या चाहिए होती थी, सेम चाहिए होती थी ना। इसमें कहीं आपको सेम लिगेंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसके अंदर सिस और ट्रांस बनने के तो कोई चांसेस पॉसिबल ही नहीं होंगे हमारे लिए। ठीक है, अब नोट करके लिखो कि कौन कौन से कैसे कैसे लिगेंड्स होंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे सिस और ट्रांस नहीं बनाएंगे। ठीक है, नोट करके लिखो। नोट करके पहले वाले में जिसका सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड 4 बार सेम, क्या ये सिस और ट्रांस बना के दिखा सकता है हमें? सिस और ट्रांस बनेगा इसका, लगता है? बोलो सिर्फ। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एम अगर बीच में तो इधर ए ए ए ए ए ए, तो सिस एंड ट्रांस से कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको लिख के देगा वो कभी भी सिस और ट्रांस नहीं बना सकता है। ठीक है, सेकेंड लिखो जिसका A3 और B होगा, M A3 और B, मतलब 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो ये एक ही या तो सिस बनाता या तो ट्रांस बनाता, दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं बनाने के काबिल है। थर्ड लिखिए आपका MAA2। ये AA लिख रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? ये AA है क्या, M क्या है? शिव आपको पता लग रहा है? इधर आपको ये लिगेंड है और ये हमेशा सेंट्रल मेटल एटम है। लास्ट फोर्थ M AABB, ABC होगा इसमें, हाँ AA और B और C। ये भी कंपाउंड्स जो हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना सकते। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब है सिस और ट्रांस नहीं बना सकते हैं ये। कितना टाइम हो गया? फिर हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कर लेते, फिर तो हमारा लीवो डेक्स्ट्रो वाला बस रह जाएगा। कोई टाइम बताएगा मुझे? हाँ, तो आगे करे या रुक जाए? बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, उसमें बस ये 2-3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाने हैं। हाँ ना, तो बोलो जल्दी। हाँ चलाए, थोड़ा सा चल ही लेते हैं फिर। लिखो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले करेंगे। 4 वाले कर लिए, 6 वाले जल्दी जल्दी करते हैं। 6। अब यहाँ पे लिगेंड कितने होंगे? 6 होंगे बस। जो भी हमारे लिगेंड हैं वो 6 होंगे। तो हम अगर वीवीटी से पता होगा, हमें पता है कि 6 वाला सिर्फ एक ही बना सकता है, ऑक्टाहेड्रल। जो 4 वाले में तो 4 वाले में तो 2 बनाए थे ना, स्क्वायर प्लेनर, तो इसमें बस आगे लिख लो एक ही बनता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल और वी कॉल्ड इट एज स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल। श्रेयस याद है आपको ये 11th का या नहीं? इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है जैसे उसमें हमने स्क्वायर बनाया था, इसमें बीच में यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, इसमें ऐसा बनता है। उसमें बस चारों कोने पे बन रहा था ना, ये स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो स्क्वायर क्या कर रही हो? स्क्वायर बाइपिरामिडल में एक ऊपर एक नीचे आ जाएगा। तो पहला टाइप है जिसमें MA4 और B2 है हमारे पास।
तो ये 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले स्ट्रक्चर है। तो इसका सिस और ट्रांस बनाइए फटाफट। ए क्या लिख दोगे आप, चारों साइड या तो ए लिख दो, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और जो ऊपर वाले में है बी और बी लिख सकते हैं। तो ये ट्रांस बन गया क्योंकि चारों ए कॉर्नर कॉर्नर पे आ गए। सिस बनाने के लिए बस उल्टा कर देंगे हम, यहाँ ए यहाँ बी और किसी एक पोजीशन पे से हमने, ये देखो ये क्या बना रहा है, ये सिस बना रहा है ना, तो ये सिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है देवेंद्र, ये इसमें 3 ही टाइप है, 4 है, सॉरी 2 3 और है। सेकेंड लिखो MA4 B और C। A4 है और B भी है कोई साथ में और C भी है। A4 भी है, B है और C भी है इसके साथ। इसका सिस और ट्रांस बना दो। A कितने हैं, 4 है, तो A4 तो लिख दिया मैंने। एक B है, एक जगह क्या लिख दूंगी, C लिख दूंगी। यहाँ से भी सिस में A तो वहीं रहने देती हूँ, 3A, एक जगह C लिख दो, एक जगह B लिख दो, एक जगह A लिख दो। इसमें सिस कैसे पता चल रहा है, इन दोनों को देख के जो आर्म्स पे हैं। थर्ड करोगे स्टार करके, इसमें सिस की जगह और ट्रांस की जगह आपका बनेगा मेरिडियनल और फेशियल। अलग नाम आ गया इसमें। सिस और ट्रांस समझ आ रहा था ना आपको, उसमें नाम बस अलग आ जाएगा, मेरिडियनल और फेशियल। इसका टाइप है A3B3। जब दोनों लिगेंड 3-3 हो जाएंगे, A भी 3 हो जाएगा और आपका B भी 3 हो जाएगा। बाय वेडनेसडे आपका ये टॉपिक पूरा लेक्चर ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक अमाइंस करेंगे हम ऑर्गेनिक का। बनाओ ज़रा इसके अंदर स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करो। M यहाँ पे लिखो, फिर वही डब्बे बनाओ स्क्वायर वाला। अब आपको इसमें बताना है कि जहाँ पे A और B अगर सेम प्लेन में आ जाएगा, ठीक है, A और B दोनों में से कोई अगर सेम प्लेन में आएगा तो उसको हम मेरिडियनल कहेंगे। जैसे कि A और आपका यहाँ पे भी A, तो ये कोई जोन हो गया ना जहाँ पे तीनों एक साथ आ गए हैं, तब यहाँ पे इसको हम कहेंगे मेरिडियनल कहते हैं। B तो मेरिडियनल को MER से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका पूरा नाम ये कहते हैं मेरिडियनल। अगर तीनों चीज़ कोई सेम प्लेन में आ जाएगी। दूसरे वाले में कर दो AABB कर दो साथ में, AABB और A के ऊपर कर दो, या तो B ऊपर करो A नीचे करो, मतलब साथ नहीं मिलने देना बस इनको। तो इसमें कहीं से भी कोई भी पार्ट साथ में नहीं हो पाएगा। 3A 3B, कुछ स्ट्रक्चर में तो नहीं गड़बड़ किया मैंने। AA, अच्छा हाँ 2 ही मिल पा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम फेशियल बोलते हैं और FAC से रिप्रेजेंट करते हैं। फेशियल बोलते हैं F और 3 से, मतलब नाइदर A नॉर B इन द सेम प्लेन। ठीक है,
अब नोट करके लिख लो कौन कौन से ये चीज़ें नहीं बनाते हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स रह जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। आपको काम दिया होगा मीनाक्षी मैम ने बच्चे? फ़ोन नहीं है, मैं मैम को कॉल कर देती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है। हाँ और श्रेया, नहीं अभी नहीं, 5 मिनट्स और। इनको बोल देना कि ये बैठ के अपना बैकलॉग कंप्लीट करें। अच्छा भागना नहीं है इनको, ठीक है। वो गए मैम। हाँ वो कर दो, रुक जाओ, बैठ जाओ, कर लेना बात, भागना नहीं है अभी, बस नोट करके लिखना है। कैसे जल्दी भाग, नोट करके लिखो कि कौन कौन से ये चीज़ें नहीं बना सकते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स या सिस और ट्रांस वाले जिसमें MA6 होगा, मतलब पूरे 6 के 6 जो लिगेंड होंगे वो सेम टाइप के अगर होंगे तो ये चीज़ नहीं बनेगी। या तो A5 और B होगा तब भी वो चीज़ नहीं बनेगी। मैम एक बार मीनाक्षी मैम को कॉल कर दोगे कि तेजस आ रखा है, उसके पास फ़ोन नहीं है। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, इसके बाद MAA दोनों 3 होंगे। तो ये वही, ये फेशियल और ये वाला बना देता है, मेरिडियन वाला बना देता है, सिस और ट्रांस नहीं बना के देता है हमें। ये कुछ तीसरी चीज़ें ही बना के दे देता है। क्लियर है? अब इसके बाद आज को से थोड़ा लेट स्टार्ट किया, वरना तो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ख़त्म हो जाता। और उसका जो VBT लिखा था मैंने, ऑक्टाहेड्रल, ये बाई पिरामिडल कहाँ से पता चलता है, वो चीज़ें इस चैप्टर में स्टार्ट हो जाएगी और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पीछे का पढ़ते रहिए आप लोग। आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। नॉमेनक्लेचर किसने किसने नहीं करी है? श्रेयस आपकी कॉपी नॉमेनक्लेचर